कैमरा चल कायम वहीं का सिस्टम अब लिख लीजिए पानी कहाँ गया? कोई नहीं एक समझो एक समझ में तो वो है हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहो बस ये एक विशिष्ट जलवायु स्पेसिफिक क्लाइमेट, ये एक विशिष्ट जलवायु और पौधे और जानवर की प्रजातियों से युक्त पौधे और जानवर की प्रजातियों से युक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र है। एक बड़ा भूमि क्षेत्र, क्या क्षेत्र है? भूमि क्षेत्र, बड़ा भूमि क्षेत्र। अमेरिका में लिखा एक बड़ा भूमि क्षेत्र। मैंने कहा ये एक विशिष्ट जलवायु, पौधे और जानवरों की प्रजातियों से युक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र है। भूमि क्षेत्र है बताया, ठीक है। इकोसिस्टम लिख लीजिए, ये जैविक और अजैविक अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, ये जैविक और अजैविक अंतःक्रिया को संदर्भित करता है। इट डिनोट्स संदर्भित करता है, इट डिनोट द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक्स, ठीक है। और ये किसको करता है? एक बड़े क्षेत्र को जिसकी क्या है स्पेसिफिक काइनेटिक क्लाइमेट, एक बड़े भूमि को जिसका एक बिल्कुल अलग का क्या है जलवायु, ठीक है। अगला लिख लीजिए, बायोम का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है। बायोम का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है, जोग्राफिकल एरिया ऑफ बायोम इज लार्ज। इकोसिस्टम में लिख लीजिए, इसका भौगोलिक क्षेत्र छोटा होता है। अगला तीसरा पॉइंट लीजिए, एक बायो में कई पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं।
एक बायोम में कई पारिस्थितिकी क्षेत्र शामिल होते हैं, बताया था ना। वन बायोम इंक्लूड मेनी इकोसिस्टम, ये तो बताया। लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इकोसिस्टम में लिख लीजिए, ये बायोम का हिस्सा है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, इसमें लिखेंगे बायोम। यहाँ पौधे और पशु की प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पौधे और पशु की प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। केस ऑफ बायोम, abundance kind of species found, abundance plant and animal species are found in ecosystem. ये आकार में छोटा होता है और इसमें पौधे, ये आकार में छोटा होता है और इसमें पौधे और जानवरों की कम प्रजातियां पाई जाती हैं। Ecosystems are small, ecosystem is small, and the number of plant and animal species are less in comparison to bio. जानवरों की कह रहा हूँ कि ecosystem are small and the number of species of plant animals are not low in comparison to bio. यही तो हमने कहा। देखो समझ लो, फिर बहुत चीजें समझ ली जाती है और कोई बात को तो गुस्सा होगा बिल्कुल कर देती है। अब देखो मैं यही कह रहा हूँ, एक बायोम है, एक बायोम है, इस बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम है। भाई एक बायोम है, इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम हैं और ये एक केवल एक इकोसिस्टम है। तो बायोम बड़ा हुआ, इकोसिस्टम छोटा, इसमें स्पीशीज की संख्या ज्यादा होगी कि इसमें होगी बायोम में 50 बायो इकोसिस्टम है। तो हर इकोसिस्टम में अलग अलग वैरायटी स्पीशीज पाएंगी और उसमें केवल एक ही पाई जाएगी। एक ही इकोसिस्टम में जितनी वही पाई जाएगी। इसमें 50 इकोसिस्टम है या जितने भी इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम में अपना उस नंबर पूछा ना, वही बात शब्द होगी। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? भौगोलिक क्षेत्र बड़ा हो गया, इसमें कई परिस्थितियां शामिल हैं। प्रचुर पाई जाती है। जैसे बायोम में लिखते हैं रेगिस्तान, घास का मैदान, रेगिस्तान, घास के मैदान, टुंड्रा, रेगिस्तान, घास के मैदान, टुंड्रा, तेगा, वही जो भी लिखाया था चार्ट, कोई दो भी लिख लो, थोड़ी है। और इकोसिस्टम किसी का भी हो सकता है, एक बूंद पानी का भी हो सकता है, एक तालाब का भी होता है, एक पत्ते का भी होता है। जैसे एक बूंद पानी है, एक ड्रॉप वाटर, एक ड्रॉप पानी में लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। इन्हीं के बीच जो इंटरेक्शन होगा वही इकोलॉजी है। क्योंकि एक ड्रॉप पानी के अंदर होता है तो इसलिए उस ड्रॉप का इकोसिस्टम अलग होगा। तो एक चीज तो किसी का पूछ सकता है, अब क्या होगा? अगला लिखिए। अब हेडिंग डाल दीजिए बायोम। बायोम के बारे में
समझे हैं ना। अब जो अलग अलग दुनिया में बायोम है, उस बायोम को थोड़ा थोड़ा पढ़ लें ना, तो वही बात पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। या कहिए बायोस्फीयर को बाद में एक एक करके पढ़ा दें। अब जो हमें पढ़ना क्या है, समझ के पढ़ो, कोई चीज हटाने की जरूरत नहीं है। आपने इंडिविजुअल पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा और पढ़ा और इकोसिस्टम और बायोम और बायोस्फीयर। अच्छा, आपने ये देखा, एक बात हमने देखी बस्ती की बच्चे पढ़ना सही, बच्चे बस्ती के बच्चे सही, बस्ती के आप जितने बेस्ट जाओगे मैं लखनऊ तो लड़के यहाँ सबका कुछ पता नहीं, यानी सही लगा है, तो हमें अच्छा लगा कि आप अब देखिए इसका मतलब हुआ इंडिविजुअल इकोलॉजी होगी, पॉपुलेशन इकोलॉजी होगी और कम्युनिटी इकोलॉजी होगी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। मेरी बात, इन सब चीजों पर, इंडिविजुअल पर, पॉपुलेशंस पर, कम्युनिटी का और इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, सब पर अजयों का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा। जो प्रभाव करने वाले जो कारक हैं, कैसे एक कम्युनिटी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है किसी एबायोटिक फैक्टर से, वो कैसे कैसे होगी, उसे प्रभावित करने वाले फैक्टर को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। वो जो सब पे कानून को लागू होगा, जैसे एबायोटिक फैक्टर ये सब पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? होगा, सब पर होगा। एबायोटिक फैक्टर इसको भी रेगुलेट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, सब पर एक बराबर लागू करेगा। और दो चैप्टर बचेगा, उसको चूंकि हायरार्की में पढ़ा रहे थे, इसको अलग से चैप्टर ही जब पढ़ा देंगे तो सारे बायोम को, और उसी में फॉरेस्ट पढ़ा देंगे, और उसी में पूरे बायोस्फीयर 18 पढ़ा देंगे हम लोग, जो हो जाएगा इसका तो इकट्ठा उसको हो जाएगा। बाकी एबायोटिक कारक जो है, जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको पढ़ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा पूरी इकोलॉजी इनको हम लोग बायोम अलग से पढ़ लेंगे, चैप्टर पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि एक बार हायरार्की जो पढ़ाएंगे तो अभी थोड़ा थोड़ा देंगे, बायोम को एक बार हमको देना ही पड़ेगा इलैबोरेट, तो क्यों ना उसी वक्त कर देंगे। ये खाका तो तैयार ही हुआ आपका, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर का खाका तैयार ही हुआ। अब जो इन सभी को, सभी प्रकार की इकोलॉजी को जो एबायोटिक अजयो कारक प्रभावित करेगा, कैसे कैसे प्रभावित करेगा, हम लोग पूरी पढ़ लें, कोई दिक्कत? तो अब लिख लीजिए हेडिंग लाइन में परिस्थिति कारक। लिख लीजिए इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर में एबायोटिक को 3 भागों में डिवाइड करेंगे भाई। एक क्लाइमेट कर लेंगे, एक क्लाइमेट, एक फिजियोग्राफी यानी लैंड मास, इस तरह से। और बायोटिक फैक्टर भी रेगुलेट करता है किसी इकोसिस्टम, कैसे करेगा भाई? घास नहीं रहेगा तो हिरन नहीं रहेगी, और हिरन जब नहीं रहेगी
शेयर नहीं रहेगा। तो बायोटिक फैक्टर भी तो इकोसिस्टम को रेगुलेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये भी फैक्टर है। तो आप पहले लिख लीजिए इसको, सभी पारिस्थितिकी कारक को 4 अंगों में विभाजित किया जा सकता है। सभी पारिस्थितिकी कारक को, all the ecological factors can be divided into 4 parts। लिख लीजिए, पहला जलवायु कारक, इसमें लिख दिए क्लाइमेटिक फैक्टर। पहला जलवायु कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स। दूसरा स्थलाकृति कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर। स्थलाकृति कारक मतलब टोपोग्राफिक फैक्टर। तीसरा मैंने कहा किसी भी इकोलॉजिकल फैक्टर को या कोई भी इकोसिस्टम वाले इकोसिस्टम ले लें, किसी इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कितने कारक होंगे? एक तो क्लाइमेट, टोपोग्राफी और मृदा। क्लाइमेट्स में टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा गर्मी होगी, वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी तो वन होंगे, अब वन होंगे तो फिर क्या होगा? बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी नहीं ज्यादा होगी, इकोसिस्टम दूसरा होगा कि नहीं होगा? जहां टेम्परेचर कम रहेगा तो कोल भी चले जाए या बारिश होगी, वेजिटेशन नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा तो फिर क्या चीज प्रॉब्लम आ जाएगी? बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी? टोपोग्राफी। अभी हम एक करके लिखाएं कि छोड़ देंगे पहाड़ है, जो प्लेटू ले लो, जो प्लेन ले लो, जिस क्षेत्र पर पहाड़ होगा वहां पर क्या बताइए, ऊंचाई के साथ पहाड़ पर ठंडा होगा गर्म होता है? ठंडा होगा। ठंडा होता है। तो ठंडा होगा तो क्या होगा? वेजिटेशन यानी प्लांट कम होंगे, कम होगा। जब कम होंगे तो वेजिटेशन कम होगा, वेजिटेशन कम होगा तो एनिमल भी कम होंगे। आप होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फैक्टर हुआ कि नहीं? टोपोग्राफी प्लेट्यूज पर ज्यादा होगी, प्लेन बढ़िया होगी। मान लिया सूरज इधर आता है, इस वाले रीजन में क्या होगा? पेड़ पौधे कुछ दिख जाएंगे। इस वाले रीजन में क्या है? इधर वाले साया रहेगा। तो टोपोग्राफी भी तो किसी क्षेत्र की वनस्पतियों का निर्धारण करेगा कि नहीं करेगा? और जब वनस्पतियां जब किसी बाहरी फैक्टर से निर्धारित होंगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ बायोडायवर्सिटी इफेक्ट पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी? अभी मैंने कहा जब बायोडायवर्सिटी वहाँ इफेक्ट हो जाएगी तो इकोसिस्टम बदल जाएगा नहीं बदलेगा? ये सारे जो फैक्टर्स है वो कैसे किसी इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे, किस तरह बदल दे रहे, ये नहीं पड़ जाता है। समझ गए? अब देखिए मृदा फैक्टर, जहाँ बंजर है और जहाँ दोमट है, जहाँ तराई है, जहाँ बांगर है, जहाँ खागर है, वहाँ से वनस्पतियाँ क्या बदल रही है? बदल रही है। वनस्पतियाँ बदलेगी तो बदलेगा, वहाँ जो फाना बदलेगा तो वहाँ का इकोसिस्टम बदलेगा नहीं बदलेगा? तो मृदा हमने क्या बताया? ये जितने भी फैक्टर हैं, कोई एक छोटा सा फैक्टर अगर डिस्टर्ब हो गया पूरी इकोसिस्टम। एक छोटा सा मिट्टी की सॉइल को लिया पैदावार हो, जैसे आप देख लीजिए रेगिस्तान की क्या फर्टिलिटी तो कम है, बस हो गया। जमीन होगी तो है, जमीन नहीं होगी वो भी पृथ्वी का हिस्सा, लेकिन वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है, पीएच मान ज़्यादा, इसलिए क्या हुआ? बदल गई।
वहां पे इकोसिस्टम बना लिया। बायोटिक फैक्टर कैसे, जैसे इकोसिस्टम मान लिया, इकोसिस्टम में क्या फूड चेन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फूड चेन होगा तो T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा कि नहीं होगा? अगर ये डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया तो हम लोग डिस्टर्ब हो गए। हम डिस्टर्ब हो गए, शेर कहाँ रहेगा? तो शेर क्या खाएगा जब हिरन नहीं रहेगा? नहीं खाएगा ना। T1 नहीं रहेगा तो हम लोग क्या खाएंगे? तो बायोटिक फैक्टर किसी इकोसिस्टम को रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा ना। इन सब चीजों को मेन में अपना सोच से लिखना है, ज्यादा रटना नहीं है। यही चीज जो कॉन्सेप्ट बना रहेगा, इसे डायमेंशन दे देगा लिखोगा, क्योंकि उस समय तो मेन लिखोगे कुछ भी याद नहीं आएगा कि क्या था, क्या पढ़े थे। यही जो दिमाग में जो बोले बात चीज करते रहेंगे, वही चीज अपने शब्दों में लिख देना था। नंबर 2 बात समझी ना। तो किसी इकोसिस्टम को सब ये फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब कैसे कर रहे हैं? 4 फैक्टर हो गए। अब लिख लीजिए पहला क्या बोले? क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, मृदा हो गया, बायोटिक चौथा नहीं हुआ। अच्छा बायोटिक चौथा नहीं हुआ भाई। बिल्ली क्या खाएगी? चूहा अगर नहीं होगा तब कैसे क्या करेगा? फंस गया मामला ना। तो सब वो भी तो कड़ी है। अब लिख लीजिए पहला हेडिंग डाल दीजिए जलवायु कारक। जलवायु कारक, जलवायु कारक में पहला फैक्टर लिखिए लाइट। वहाँ से बंद करना, वहाँ से दिक्कत क्या है पहले? हाँ वाला पेज खाली गया, कलम लगवा क्लाइमेट फैक्टर का पहला क्या है? लाइट। क्या क्लाइमेटिक फैक्टर लाइट है कि नहीं है? है। माइक ले जाइए वहाँ पर बैठ चार्ज इसका कम हो गया, बैटरी कहाँ गया बोतल आपका? बातें समझ में आ रही है? सिर्फ चीजों को समझो, तो नहीं हुई समझ लोगे तो बहुत सारी चीजें देखिए। इस समय जो कोर्स है यूपीएससी सब वो टोटल खड़े हो किसी टॉपिक को देने लफाजी को होगा, उसमें बात करते रहो लेकिन लॉजिकल जो आपस में बात करके डिसीजन डिबेट करो वही उठा के मिल लेते हैं। आजकल कोई थोड़ी सिलेबस है कि जियोलॉजी का सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है। हर सामाजिक मुद्दे तो हर टॉपिक जीएस का पूरा है, हर मुद्दे पे बात करो, लफाजी करो और लफाजी करोगे वही कुछ याद रहेगा, वही जाके लिख दो। बस ये है कि जो दोस्ती का रिलेशन टेम्परेचर के बेस पे होना चाहिए, वो बात बताएंगे क्या है। लाइट, पहला फैक्टर लाइट है। देखो किसी इकोसिस्टम को या किसी बायोम को या किसी बायोस्फीयर को या बायोम को, इकोसिस्टम को, कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को, इंडिविजुअल को, जो हमने स्तर बताया, लाइट कैसे प्रभावित करेगा ये लिख लीजिए। पृथ्वी पर जीवन क्रिया को
संचालित रखने के लिए पृथ्वी पर जीवन क्रिया को संचालित रखने के लिए प्रायः समस्त ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? सूर्य से। सूर्य से। सूर्य से प्राप्त होगी। लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। लिख लीजिए, प्रकाश का प्रभाव तीव्रता यानी इंटेंसिटी, तीव्रता का इंटेंसिटी, क्वांटिटी और अवधि के गुणों पर निर्भर करता है। The effect of temperatures, intensity, क्वांटिटी और ड्यूरेशन के गुणों पर निर्भर करता है। देखिए, कोई इकोसिस्टम है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता से। तीव्रता, ये है। यहां पर सन की लाइट क्या होगी? ऊर्ध्वाधर पर। यहाँ क्या होगा? स्टैंडिंग होगी। तो तीव्रता ट्रॉपिकल पे होगी, पोल पे। तो पोल पर और ट्रॉपिकल्स पर तीव्रता, हाँ नहीं सही कह रहा हूँ, तीव्रता जो है ट्रॉपिक्स पर जो हो रही है, क्या इंटेंसिटी के बदलने से वेजिटेशन बदला कि नहीं बदला? और जब इंटेंसिटी की बुनियाद पर वेजिटेशन बदल गया तो फ्लोरा एंड फॉना बदल गया, क्यों बदल गया? वहाँ का इकोसिस्टम बदल गया कि नहीं बदल गया? पॉपुलेशन बदल गई कि नहीं बदल गई? कम्युनिटी बदल गई कि नहीं बदली? पॉपुलेशन बदल गई कि नहीं बदली? इकोसिस्टम बदल गया कि नहीं बदला? बायोम बदला कि नहीं बदला? बायोस्फीयर बदला कि सब बदले बुनियाद पर। क्योंकि यहाँ पर जो प्रजातियां पाई जाएंगी वो प्रजातियां यहाँ पाई जाएंगी नहीं। तो प्रजाति तो एक इंडिविजुअल से शुरू होती है, नहीं समझी बात? हाँ तो बोल दे भाई, अगर मान लिया समझे तो सब भी घूम रहे हैं, ना समझे तब तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर क्वांटिटी 100 यूनिट लाइट पड़ रही है, यहाँ पर 10 यूनिट पड़ रही है। तो क्वांटिटी के चेंजेस से बदलने से क्या वेजिटेशन बदला? क्या फाना बदला? फ्लोरा बदला? सारी चीज तो बदल गई। जब फाना और फ्लोरा बदला तो क्या पॉपुलेशन बदला? हर जगह पर प्रजातियां अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। जब प्रजाति मिली, इंडिविजुअल बदला तो पॉपुलेशन बदला, और पॉपुलेशन बदला तो कम्युनिटी बदली, और कम्युनिटी बदली तो इकोसिस्टम बदला, इकोसिस्टम बदला तो वायु बदला, वायु बदला तो अब आप बढ़िया सीक्वेंस बताया कि यानी इंटेंसिटी के बदलने पे सारे यूनिट बदल गए, क्वांटिटी के बदलने से हमारे यूनिट बदल गए, ड्यूरेशन के बदले बदल जाएगा। ड्यूरेशन का मतलब कहीं पर 12 घंटा सूरज है, कहीं पर 1 घंटा है, तो ड्यूरेशन के बदलने से सारी हायरार्की बदल जाएगी, नहीं बदलेगी? इंडिविजुअल बदल जाएगा, पॉपुलेशन बदल जाएगा, कम्युनिटी बदल जाएगी, बायोम बदल जाएगा, इकोसिस्टम बदल जाएगा, बायोस्फीयर। टेम्परेचर की नीति बदलने से हुआ कि नहीं बदला? अच्छा, अब आ गया ये शॉर्ट करके दिखा रहे हैं। प्रकाश का प्रभाव क्या क्या हो सकता है? प्रकाश का प्रभाव क्या होगा? पहला लिख लीजिए,
प्रकाश संश्लेषण बदल जाएगा, वाष्पोत्सर्जन बदल जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं बदलेगा? सबसे पहले से यानी प्रकाश का प्रभाव प्रकाश संश्लेषण में होगा। दूसरा जो वाष्पोत्सर्जन पे होगा, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन का ट्रांसपिरेशन। गति में होगा, गति अभी बताता हूं, बल्कि उसे एक एक करके समझाऊंगा। बीजांकुरण में होगा, सीड जर्मिनेशन, बीजांकुरण सीड जर्मिनेशन। देखिए प्रकाश का प्रभाव किस पर पड़ेगा? फोटोसिंथेसिस क्या? सूर्य से भोजन बना। फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव क्रिया है कि डिस्ट्रक्टिव क्रिया है? आप बताएंगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिया का मतलब बनना और डिस्ट्रक्टिव मतलब बिगड़ना। बनना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रखा तो बन गया। जहाँ प्रकाश ज्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी कि नहीं होगी? और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो वेजिटेशन जबरदस्त होगी कि नहीं होगी? और जब वेजिटेशन होगा तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी में पाना भी होगा। जहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी वही तो बढ़िया से खेत अनाज पैदा होगा। और जहाँ नहीं होगी तो क्या होगा? वहाँ क्रॉप फेल हो जाएगी। क्रॉप फेल हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फूड नहीं उगलेगा, फूड क्राइसिस आएगी और सामाजिक इम्पैक्ट होगा। जब फूड नहीं होगा तो क्या होगा? इनकम कम होगी, इनकम एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तभी से क्राइसिस आ गई तो दुर्भिक्ष वाली भावना हो जाएगी, भुखमरी हो जाएगी। और भुखमरी जब हो जाएगी तो क्या होगा? पहले तो इम्पैक्ट पब्लिक होगा। दूसरा जब रेन कम होगा तो आपकी इनकम कम होगी, आपका इनकम कम होगा तो डिस्ट्रिक्ट का इनकम कम होगा, डिस्ट्रिक्ट का तो स्टेट का होगा, स्टेट का बाद सेंट्रल का होगा। और फिर क्या होगा? नेशनल इनकम कम हो जाएगा। और नेशनल इनकम जब कम हो जाएगा तो बजट बनाने में दिक्कत आएगी। और बजट बनाने में दिक्कत आएगी तो फिर सरकारें गिर भी सकती है। लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी दिखा सकते हो और सामाजिक इम्पैक्ट। जब दुर्भिक्ष हो जाएगा तो क्या होगा? तो वही होगा कि समाजी बेबसी हर शहर को बख्तल बनाती है, कहीं नक्सल बनाती है, कहीं चंबल बनाती नहीं है, कहीं नक्सल बनाएगी, कहीं चंबल। देखिए प्रकाश किसी भी चीज को जितने जोड़ो पॉलिटिकल डायमेंशन। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पॉलिटिकल डायमेंशन लिया है कि नहीं लिया है? नेशनल इनकम कम हुई, सरकार मैनिफेस्टो बनाया अनाज कोई लोग कहाँ से होगी? नेशनल इनकम होगी, बहुत सारी योजनाएं आप रोड पे नहीं कर सकते हो। पब्लिक के अंदर ग्रीवेंसेस आएंगी, शिकायतें आएंगी, शिकायतें ही अगले इलेक्शन के लिए बन जाएगा। तो सिर्फ प्रकाश से लेकर फोटोसिंथेसिस से उठा के सोशल इम्पैक्ट दुर्भिक्ष को पूरा जोड़ दो पूरा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट सीधे ले लो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होगा इकोनॉमिक डायरेक्टली हो जाएगा। जिसके खराब जिस साल फेल होती है तो इनकम कहाँ हो पाता? किसी पब्लिक का नहीं हो पाता। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, सोशियो कल्चर, यही। अगला क्या प्रकाश का इफेक्ट होगा? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ? पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा पौधे क्या? यही तो है जड़।
जब नीचे से कोई चीज खींची जाती है, इन पत्तियों से तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। यहाँ से कोई चीज खींची कब जाएगी? जब नीचे ऊपर निकलेगा तभी तो। और पौधे जमीन से दो चीज लेते हैं, एक तो पानी लेंगे और मिनरल्स लेंगे। प्रकाश है ही नहीं, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो ये सक्शन प्रेशर डेवलप होगा नहीं? डेवलप भाई कोई चीज निकलेगा तभी तो सक्शन प्रेशर होगा। सक्शन प्रेशर नहीं होगा तो मिनरल क्या होगा? नहीं जा पाता। इसीलिए साएदार वृक्ष हमेशा बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि और क्वांटिटी मिली नहीं, कमजोर हो गए नहीं, हड्डियां भंगुर हो जाएगी। कैसे? तो कैल्शियम नहीं कहाँ मिलेगा? मिली तो नहीं है। पौधे का कैल्शियम सो गया, पूरा भीतर मिल नहीं पा रही, वाष्पोत्सर्जन क्रिया प्रभावित हो जाए। और क्या बताया? गति गति गति। देखो, एक अमर बेल है, लोहा है, लौकी है, ये सब है। जहाँ सूरज की रोशनी उसकी देखो निकलता चला जाता है, जो सूर्य की तरफ मूवमेंट वाली तो गति है। प्रभावित हुआ कि नहीं लाइट से? हुआ कि नहीं? अगला सीड जर्मिनेशन। जहाँ पर जैसे सीड है जमीन के अंदर बोया जाता है तो गर्मी मिलती है, तभी तो जन्म होता है। लाइट तो ठंडा, जर्मिनेशन में क्या हो जाएगा? ज्यादा समय लगेगा। सीड जर्मिनेशन इम्पैक्ट। बात समझ गए बात? तो इतने पॉइंट्स आपने लिखे। अगला लिखते हैं, कौन सा पॉइंट लिखिए? इसको एक एक पॉइंट लिखाना पड़ेगा सबको। इस पैटर्न के बाद नहीं रहने दो। बस थोड़ा सा एक चीज है ध्यान रखिएगा, एक चीज थोड़ा सा देखिए। जो लाइट है वो स्पेक्ट्रम के रूप में आती है, और जो विजिबल लाइट होती है वो कौन सी होती है? 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 700। ये चीज हो गई। इसके नीचे का वेवलेंथ घटेगा और इसके नीचे का वेवलेंथ बढ़ेगा। जो विजिबल लाइट होती है वो क्या होगी? इसमें ये बताइए कि किस लाइट का हीट ज्यादा होगा? इस विजिबल लाइट में किस लाइट का हीट ज्यादा होगा? रेड का आपने कहा ज्यादा होता है, इस बात पर कितने लोग सहमत हैं? बैगनी होता है। हीट ज़्यादा बैगनी हीट मतलब तापमान तापमान यदि जो लाइट आ रही है तो वो आर का ही होगा। सबसे ज्यादा ये बता रहे हैं, होना वही चाहिए सर। होना चाहिए ना। जी क्वेश्चन करते हैं सर, सीखो गर्मी से रेड होगा। आप देखा है क्वेश्चन क्या है सर जी? देखो, क्वेश्चन बोल दीजिए। मैंने कहा कि जो हमारे सूरज से जो लाइट आ रही है, जो हमें दिखाई पड़ती है हमारी आंखों से, वो कौन सी लाइट है? विजुअल ये वाली है। और जब इस विजिबल लाइट को किसी फिल्म से निकालेंगे, निकालेंगे तो 7 रंगों का जो टूट जाता है। इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा हीट किसका होगा? आपने बताया रेड का। कितने लोग सहमत हैं? तो बहुत ही कौन सा दिक्कत है? सहमत है। सहमत है। तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत हो गया है। अब मेरी बात समझ, कॉन्सेप्ट बताते हैं। एनर्जी और हीट में अगर सुनो मेरी बात, अब कभी नहीं मिलेगा। यही मैं समझ रहा था कहाँ फंसोगे, सवाल यही पूछा जाता है। और अभी कहाँ कहाँ फंसोगे? देखो, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के
बढ़ेगा टेम्परेचर कम तो हीट यहाँ 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम है 400 और इधर बढ़ती चली जा रही है। तो आप बताइए कि हीट इधर जाना होगा कि इधर जाना होगा? कम वेवलेंथ इसकी छोटी है तो हीट क्या होगा? ज़्यादा अब इसी को हमने विड्यूल मिलेगी। ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं है? है। तो सब इन सातों रंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड रेड की। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हीट क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप कभी भूलोगे? अच्छा आप बताओ इन सातों रंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? सभी उसमें। रेड की और सबसे ज्यादा हीट किसकी होगी? वायलेट की बी की। फिर उसके बाद किसकी होगी? इंडिगो की इसके बाद ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अच्छा ये विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट है जो हमारी आंखों से दिखती है। 4000 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है मेरे ख्याल से 4 जाने तो 400 है शायद, देख लीजिए 400 है वो। 400 एंगस्ट्रॉम 4000 होता, नैनोमीटर होता तो नैनोमीटर मेरे ख्याल से नैनो 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम 10 10⁻⁶ 10 होता है, -10 होता है एंगस्ट्रॉम। माइक्रोन का होगा सारी। अब इसको देख लेंगे। ये जो है वेवलेंथ इनविजिबल वेव होगी। हम जैसे जैसे इधर की जो लाइट होगी ये ज्यादा हीट होगा कि नहीं होगा? होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। तो सबसे पहली जो लाइट बीम होती है कौन सी होती है? गामा की शायद। दूसरा एक एक्स तीसरा यूवी। अल्ट्रा ये हमें दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण इन सातों रंगों में सबसे ज्यादा किस रंग से होगा? प्रकाश संश्लेषण इन सातों रंगों में सबसे ज्यादा किससे होगा? किससे होगा? क्यों रेड कलर? इसका तो हीट सबसे कम, गर्मी सबसे कम है, तो सबसे कम ज्यादा कैसे होगा? आपकी बात समझ लो। बैग नहीं रहेगा तो बताइए, उसको एक्सप्लेन दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटा क्या करेगा? इंस्ट्रूमेंटा ट्रांसपिरेशन करेगा, वाष्प उत्सर्जन करेगा। प्रकाश संश्लेषण से कोई मतलब नहीं उसका। इंस्ट्रूमेंटा का रिलेशन प्रकाश संश्लेषण से नहीं है, इंस्ट्रूमेंटा का रिलेशन वाष्प उत्सर्जन से है। अब देखिए अधिक रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। इन सातों रंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की तो सबसे ज्यादा सबसे कम गर्म कौन होगा? रेड रेड का जो लाइट होती है ये प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो डेंस नहीं होता है, और जो रंगों से जो होता है वो क्लोरोफिल डैमेज होने लगता है। गर्मी ज्यादा गर्म हो डैमेज हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण सदैव पूछा जाता है किस प्रकार की लाइट से होगा, तो विजिबल लाइट से ही होगा पहली बात। अब विजिबल में ही अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किस में होगा? तो रेड से जो
दूसरी बात क्या है, सवाल ऐसे से पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन सा, अभी आपने कहा कि प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो किससे होगा? किस लाइट में? किस लाइट में? विजिबल होगा। अब सवाल एक पूछा है कमीशन ने कि कौन सा पौधा है जिसमें लाइट यूवी से भी हो जाता है? भाई लाइट हमेशा किसी में होगा। कौन सा पौधा है जिसका प्रकाश संश्लेषण यूवी से भी हो जाएगा? बैक्टीरिया। बिल्कुल पूछा गया है, 3-4 बार पूछा है। बैक्टीरिया का प्रकाश संश्लेषण यूवी से भी हो जाता है। बैक्टीरिया प्लांट है ना, आदमी सोचता है जहाँ कूद रहा होगा जानवर होगा, नहीं, प्लांट है। क्यों प्लांट है? सेल वाल पाई जाती है बाबू, समझे बात? बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल अपने आप पे क्या बताता है कि मैं क्या हूँ? बैक्टीरिया जो होता है इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होगा यूवी से होगा, ठीक है? क्लियर हो गया। सबसे कम पूछेगा किससे होगा फोटोसिंथेसिस, तो क्या बताओगे? बताइए सबसे कम वायलेट किससे होगा? इसीलिए मैंने बनाया था आपको बताने के लिए, क्यों आपको कॉन्सेप्ट ये उठा करके लेके चलना। समझ गए? आगे लिख लीजिए। मोमेंट की जरूरत नहीं है, आप लिख कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख लीजिए एक थोड़ा सा फोटोपीरियडिज्म, दीर्घकालिकता फोटोपीरियडिज्म बता रहा होगा। कालिता, दीर्घकालिकता, दीर्घकालिता, दीर्घकालिकता इसमें लिख लीजिए, इसमें लिखिए पौधों को फलने, फूलने, वृद्धि, प्रजनन, पौधों के फलने, फूलने, वृद्धि, प्रजनन, प्रकाश की अवधि पर का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की इस अवधि को दीर्घकाल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की इस अवधि को दीर्घकाल प्रभाव कहते हैं। तीन प्रकार के पौधे हो जाएंगे। आपने यही कहा दीर्घकालिका वो है पौधों के फलने, फूलने और क्या चीज होने में, प्रजनन, वृद्धि करने के लिए एक लाइट का ड्यूरेशन जो होता है, प्रकाश की अवधि जो होती है वो बहुत
पौधे ऐसे होंगे जिसको लंबे समय तक लाइट की जरूरत होगी ये सारी क्रियाओं करने के लिए। कुछ पौधे होंगे जिनको कम लाइट में सारी ये क्रियाएं कर लेंगे, फलना फूलना प्रजनन ये सारी क्रिया कर लेंगे। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिन पर लाइट के ड्यूरेशन का अवधि का कोई प्रभाव नहीं होगा। समझ गए बात? तो दीर्घकालिकता के बुनियाद पर 3 प्रकार के पौधे लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट, बेड्यूकल प्लांट। पहला लिख लीजिए लॉन्ग डे प्लांट में लिख लीजिए दीर्घकाल पौधे, दीर्घकाल पौधे। बेड्यूकल प्लांट का मतलब है जिस पर चाहे ज्यादा हो चाहे कम उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला लिख लीजिए लॉन्ग डे प्लांट के मतलब दीर्घकाल पौधे। देख लीजिए पौधों को पुष्पन के लिए फूल खिलने के लिए निर्णायक दीप्तकाल, पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तकाल यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड इसको बोलते हैं। निर्णायक दीप्तकाल क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं। निर्णायक दीप्तकाल से अधिक समय प्रकाश की आवश्यकता होती है। निर्णायक दीप्तकाल से अधिक समय प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये ग्रीष्मकालीन पौधे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। जो गर्मी होती है, गर्मी का मौसम में ज्यादा देर तक सूरज होता है नहीं होता है, तो वो दीप्तकाल ज्यादा होगा। इसके लिए गेहूं जौ डाल लीजिए, गेहूं जौ ले लीजिए बस। शॉर्ट डे प्लांट में लीजिए क्या है? शॉर्ट डे प्लांट में लीजिए क्या है? धूप पड़ता है तो दिन पड़ता है। शॉर्ट डे प्लांट में लिख लीजिए निर्णायक दीप्तकाल से, निर्णायक दीप्तकाल से निर्णायक दीप्तकाल से कम समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए सोयाबीन। तीसरा लिख लीजिए प्रकाश उदासीन पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट। लिख लीजिए इसमें फोटो पीरियड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे ज्यादा सूरज रहे चाहे कम रहे कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर मिर्चा ये सब लिख लीजिए। टमाटर मिर्चा सूरजमुखी कपास। पर टमाटर तो ठंडक में होता है। हर समय लिख लीजिए प्रकाश के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। अब लिखिए एक प्रकाश प्रिय लिखिए, फोटो प्रकाश प्रिय हेलियोफाइट। हेलियोफाइट एक अलग से नोट बना दीजिए, नोट बना सकते हैं। हेलियोफाइट प्रकाश प्रिय बोलते हैं। प्रकाश प्रिय कौन होगा? हेलियोफाइट्स का मतलब, हेलियो का मतलब क्या हुआ? हेलो मतलब प्रकाश सूर्य होता है ना। हेलियोफाइट्स में होगा प्रकाश प्रिय कौन होंगे? लिख
लीजिए शास्त्रीय सूर्यमुखी। प्रकाश प्रिय अब दूसरा लिखिए छाया प्रिय, हेलियोफाइट, स्क्यूफाइट। क्या लिखे हैं? इस क्या इसी कौन सा छाया फाइट? इस क्या लिखे हैं सर? शेड लगी, वो इंग्लिश में क्या लिखा है? स्क्यूफाइट, टेक्सास, एक्सेस एबीज, टैक्सेस टैक्सेस तो हमें कई जगह अमेरिका आपने बताया कि फोटो पीरियड्स क्या है? फोटो पीरियडिज्म क्या ऊपर वाला? फोटो पीरियडिज्म क्या है कि किसी भी प्लांट को फूल आने में, फल आने के लिए, प्रजनन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एक निश्चित समय का कम से कम प्रकाश मिलना चाहिए। उसके आधार पर ये सारी क्रियाएं जो होंगी 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन और न्यूट्रल। लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट का मतलब हुआ जिसमें सूर्य की किरणें देर तक उसको मिले तो लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट। दूसरा क्या चीज हुई? शॉर्ट ड्यूरेशन। तीसरा फिर हमने बताया कि 2 प्रकार के प्लांट और होते हैं, हेलियोफाइट्स होते हैं और स्क्यूफाइट्स, जो सन को लव करते हैं, जो सन के ऊपर ज्यादा, जो सन में ज्यादा ग्रोथ करते हैं। एक साये में ग्रोथ करने वाले, एक सूरज में ग्रोथ करने वाले। तो जो सन प्रिय होते हैं हेलियोफाइट होते हैं, जो छाया प्रिय होते हैं शियोफाइट्स होते हैं। ठीक हो गई, इतनी बात हो गई। अब आगे आइए, क्या चीज हुआ? अब लेकिन तापमान एक और करवा दें, दूसरा इम्पैक्ट क्लाइमेट के अंदर एक और इम्पैक्ट क्लाइमेट चलेगा। तापमान तापमान ये जो किसी इकोलॉजी को या इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करेगा? जैसे देखो, हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा घटेगा। अब देखिए तापमान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटेगा। जब घटेगा तो पेड़ पौधे उस हिसाब से घटते जाएंगे, और जब पेड़ पौधे घटेंगे तो फ्लोरा अगर घटेगा तो फाना क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी बदली तो इकोसिस्टम बदलेगा कि नहीं? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी इकोसिस्टम एक जगह से दूसरी जगह बदलेगा। अब ले लीजिए पहाड़ ले लीजिए, नीचे से जाएंगे ऊपर तक जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। जब नीचे जो होगा वहां पर इकोसिस्टम अलग होगा, ऊपर भी जाएंगे इकोसिस्टम अलग होगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि पहाड़ों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन नीचे की तरफ रहेगा, डेसिडस ऊपर की तरफ रहेगा, पेगा ऊपर की तरफ रहेगा, टुंड्रा ऊपर की। एक ही पहाड़ के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो क्लाइमेट के बदलने से अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम हो जाएंगे। टेम्परेचर का इम्पैक्ट किसी इकोसिस्टम पर पड़ा कि नहीं पड़ा है? पड़ा है ना? यही चीज है। लिखिए इसमें ताप हुई ऊर्जा का एक रूप है। ताप का स्रोत क्या होगा? सूर्य। दूसरा पृथ्वी के गर्भ का ताप,
श्वसन श्वसन भी होगा। लिखिए सभी पौधे एक न्यूनतम और उच्चतम ताप की सीमा के अंदर, सभी पौधे एक न्यूनतम और उच्चतम तापमान की सीमा के अंदर जीवित रहते हैं। न्यूनतम और उच्चतम तापमान की सीमा के अंदर जीवित रहते हैं। ठीक है, तो भाई जब एक उच्चतम और न्यूनतम जीवित रहते हैं, तो अगर रेंज बदलेगा तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो हमें ये प्रूव करना है कि तापमान के बदलने से फ्लोरा बदल जाएगा, और फ्लोरा बदल जाएगा तो फाना बदल जाएगा, और फाना जब बदल जाएगा तो वहां का इकोसिस्टम बदल जाएगा। यानी टेम्परेचर से हमें इकोसिस्टम सीधे प्रभावित होगा। हमें हाइट के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो टेम्परेचर बदलेगा, और टेम्परेचर किस तरह से इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा, यही तो प्रूव करना है। प्रभावित करने वाले कारक को बताना है। बस दूसरा हो गया। अगला पॉइंट लिख लीजिए। देखिए तापमान के आधार पर स्थितियां है ना, वो फॉरेस्ट से पढ़ाएंगे उसी बता देंगे, इसलिए बता रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण लिख लीजिए। तापमान का पौधों की क्रियाओं पर प्रभाव। तापमान का पौधों की क्रियाओं पर प्रभाव। देखिए तापमान का पहले हमने लाइट का प्रभाव देखा था ना, अब तापमान का देखेंगे। तो लिख दिया प्रकाश संश्लेषण। छोटा सा हेडिंग के लिए प्रकाश संश्लेषण, यानी तापमान का प्रकाश संश्लेषण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लिख लीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा यानी तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो प्रकाश संश्लेषण। लिख लीजिए ये पॉइंट्स लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर 30 डिग्री से 35 डिग्री पर अधिकतम होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज पूछा जाता है, 30 से 35 पर मैक्सिमम टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन होगी। 0 से ये 0 भी होगा टेम्परेचर, 30 आया होगा। जब 0 से 10 सर ये 30 से 35 डिग्री क्या लिखा है ये? मतलब कहा इस रेंज में अगर तापमान होता है अच्छी होती है। अब देखिए सेल्सियस बता देते हैं क्योंकि अक्षांश और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब देखिए 0 से 1 होगा 10, और 10 से होगा 1, और 20 से होगा 30। एक बात हुई, ये कह रहे हैं कि अगर कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो 0 से जैसे 10 डिग्री तक होगा तो ग्रोथ जो कि प्रकाश संश्लेषण की दर यहाँ थी, यहाँ तक आने में 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से
प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ये नियम है, ये पूछा जाता है। अब फिर 10 से 10 डिग्री पर जितना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है 20 तक पहुंचने में कितना हो जाएगा, 2 से 3 गुना फिर बढ़ जाएगा। और फिर जो 20 से में जितना है 30 तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 गुना प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाएगा। ये नियम है। ये सवाल पूछा जाता है कमीशन को। लिख लीजिए, तापमान की 10 डिग्री वृद्धि पर, तापमान की 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब लिखिए रिस्पिरेशन। मतलब ये है, मैं ये कह रहा था कि तापमान का रिस्पिरेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज। अब देखिए, पहला तापमान का पहला इम्पैक्ट प्रकाश संश्लेषण का पूछा। अब रिस्पिरेशन पर क्या होगा, सांस लेगा, जीव है तो सांस लेगा कि नहीं लेगा, श्वसन। बात समझ रहे? घर बताना बताना कितना टाइम अभी घर वाले को देर बोल रहे कि क्लास हो जाओ, मतलब पहली बात ध्यान रखिएगा, एनिमल्स रिस्पिरेशन करेगा, प्लांट भी करेगा। तो इसमें पूछा ही गया है प्रकाश संश्लेषण जो है एनाबॉलिक क्रिया है, एनाबॉलिक। इसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव। और प्रकाश संश्लेषण का बिल्कुल उल्टा क्रिया कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? कुछ सवाल पूछा जाता है, खूब पूछा गया है। घटन होता है, बताओ। मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म से होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इंक्लूडिंग पुट टुगेदर टू फॉर्म मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हिंदी में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। वही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, हमेशा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। कैसे बनेगा? देखो ये बनना है कि नहीं बनना? देखो कौन सी क्रिया में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें टूट रहा है। एक बन रहा है, कौन सी टूट रहा है, सवाल पूछा जाता है बार बार। यार इतना ये सवाल बहुत कमीशन का फेवरेट है। रिस्पिरेशन में टूट रहा है, रिस्पिरेशन हमेशा प्रकाश संश्लेषण की उल्टा क्रिया होती है। जैसे रिस्पिरेशन जो होगा, यही ग्लूकोज ही तो ले रहे हो और ऑक्सीजन ले रहे हो। ऑक्सीजन करती क्या है? ऑक्सीजन सदैव जलाती है चीजों को। ठीक, एनर्जी क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये चीज आपके अंदर बनी बनाई तो टूट रही है, जल और एनर्जी। तो सदैव। और देखिए प्रकाश संश्लेषण बन रही है,
और रिस्पिरेशन में टूट रही है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रिस्पिरेशन के उल्टा होती है। सवाल पूछा है क्यों? प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बन रहा है और रिस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है। कोई दिक्कत? अब मैं ये कह रहा हूं कि ताप का रिस्पिरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ताप का पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जब बहुत गर्मी हो गई तो हम लोग हाफने लग रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत ठंडा हो तो सांस में वो ऑक्सीजन नहीं मिला, सांस फूलने लगा, इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ?